जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गौरीशंकर बिसेन ने सरेखा ओवरब्रिज की लंबाई, प्रारंभ और अंतिम छोर का किया मुआयना। 1 किलोमीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा होगा ओवरब्रिज। ब्रिज का कार्य आगे बढ़ता देख खुशी में विधायक ने राहगीरों और अधिकारियों को अपने हाथों से खिलाई मिठाई। 2 दिवसीय प्रवास में बालाघाट पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती। सर्किट हाउस में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा लालबर्रा हाईवे मार्ग का सीमांकन कर अतिक्रमण क्षेत्र को किया गया चिन्हित। प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द की जाएगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। लामता वन परिक्षेत्र के ग्राम घुनाड़ी में तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति की हुई मौत। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त। वारासिवनी के ग्राम कायदी में 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय महिला पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। महिला वर्ग में दिल्ली तो पुरुष वर्ग में भी सीआरपीएफ दिल्ली बनी विजेता। लंबे समय से सरेखा ओवरब्रिज की आस अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रवार को विधायक और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सरेखा ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। वैसे तो विधायक बिसेन सरेखा ओवरब्रिज की लंबाई, चौड़ाई और इसके शुरुआत से लेकर अंतिम छोर का मुआयना करने पहुंचे थे, लेकिन निरीक्षण के बाद विधायक ने ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पर सब्बल से वार कर निशान बनाया और नारियल फोड़कर मानो ओवरब्रिज के कार्य का श्री गणेश कर दिया। उन्होंने लोगों में जल्द से जल्द सरेखा ओवरब्रिज बनाने की उम्मीद जगाई। इसके बाद विधायक बिसेन ने रास्ते से गुजर रहे लोगों को रोककर अपने हाथों से मिठाई खिलाई। निरीक्षण के दौरान राजस्व, सेतु विभाग, नगर पालिका और पुलिस का अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि करीब 71 करोड़ की लागत से सरेखा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए राजस्व, सेतु विभाग और नगर पालिका का अमला सोमवार को सर्वे करेगा। बताया गया है कि सरेखा ओवरब्रिज 26 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, लेकिन सरेखा रेलवे फाटक के पास ब्रिज की चौड़ाई 21 मीटर की होगी। ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई में समानता और अतिक्रमण हटाने जैसे बिंदुओं को परखने विधायक बिसेन निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सरेखा ओवरब्रिज 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का होगा। सरेखा चौक के पास से ये टी आकार में बढ़कर बैहर बाईपास और गोंदिया रोड की ओर जाएगा। प्रारंभ बिंदु रेलवे ट्रैक तक ब्रिज की लंबाई 363.8 मीटर होगी। रेलवे ट्रैक के बाद ब्रिज की लंबाई 417.8 मीटर होगी। इसके बाद टी आकार लेते हुए बैहर बाईपास की तरफ 304 मीटर लंबाई होगी। जबलपुर गोंदिया क्रमांक 36 आरओबी रेलवे और ब्रिज, पता नहीं कब से, मैं तो 1977 से सुनते आ रहा हूँ कि हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लेकिन समय से पहले कभी कोई काम होता नहीं और नसीब से ज़्यादा किसी को मिला नहीं। मेरा रूढ़िवाद यही कहता है, अंत तो होगा तो हम सफल में हैं। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 363.8 मीटर 363.8 मीटर रेलवे क्रॉसिंग, जो रेलवे के पातों के अंदर बनने वाले पुलिया तक की हमारी लंबाई है। दूसरी लंबाई हमारी रेलवे पातों के बाद जो कोसमी की ओर जाएगी उसकी लंबाई 417.08 मीटर। तीसरी जो हमारा, क्योंकि टी नमूने का ये हमारा ब्रिज है, तीसरा है बैहर बाईपास। बैहर बाईपास में 304.6 मीटर। इस तरह से यदि हम देखें तो 7,
और 3 10, कुल लंबाई कितनी हो रही है? लगभग 1000 मीटर के आसपास, हैं? 1000 मीटर मान लो। 1000 मीटर का ये हमारा ब्रिज का निर्माण सेतु विभाग कर रहा है। निरीक्षण के बाद विधायक बिसेन ने सरेखा ओवरब्रिज निर्माण की तरफ बढ़ते कदम से खुश होकर तत्काल मिठाई मंगवाई और उन्होंने अपने सामने जो भी आया उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। मोटरसाइकिल ऑटो चालकों को रोककर उनका मुंह मीठा किया। इतना ही नहीं, विधायक बिसेन ने अधिकारियों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। मीडिया से चर्चा करने के दौरान विधायक बिसेन ने बताया कि गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के लिए 31 करोड़ रुपए स्वीकृत होने तथा टेंडर जारी हो गया है। उन्होंने कहा कि भटेरा रेलवे ओवरब्रिज के लिए किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 52 कॉलोनी के सामने का आरओबी भी 31 करोड़ का सैंक्शन हो गया और उसकी भी टेंडर लग चुके। मोगधाम से जागपुर वाला रोड का पुलिया का भी टेंडर हो चुका, उसके भी टेंडर लग चुके और अब पारी है भटेरा की। मैं आपके माध्यम से भटेरा के निवासियों को वचन देता हूँ, किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा। हम 8.40 चौड़ाई का 1300 मीटर लंबाई का पैसिफिक मिनरल की सीमा से लेकर के रानी अमंतीबाई की सीमा से लेकर के हमारे नाका फॉरेस्ट के नाके तक का लंबा ब्रिज बनाएंगे, किसी के घर को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना चौड़ा वैनगंगा नदी गर्रा वाला पुलिया है उतना चौड़ा आरओबी बनने जा रहा है हमारा। ओवरब्रिज के निरीक्षण के दौरान विधायक बिसेन ने मीडिया के सामने एक बार फिर कहा कि मुझे पागल कहने वालों को सबक सिखाऊंगा। उन्होंने सोनेवानी अभ्यारण्य का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेरी लाश के ऊपर से ही अभ्यारण्य बनेगा। बैठक में इस प्रस्ताव को रद्द करूंगा। उन्होंने कहा कि सोनेवानी में अभ्यारण्य बनाने वाले अकेले रह जाएंगे, बाकी सभी मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक हिना कावरे, संजय उइके, टामलाल सहारे, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी हमारा साथ देंगे। व्यक्तियों पॉलिटिकल बात करूंगा, मुझे पागल कहने वालों को सबक सिखाऊंगा और जो लोग अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं मेरे सोनेवानी में, मेरे लाश के ऊपर से अभ्यारण्य बनेगा। अभी मैं पहली मीटिंग में जो प्रस्ताव उन्होंने दिया उसको रद्द करूंगा और मेरे रद्द में अकेला वो रह जाएगा, बाकी पूरे मेरे साथ रहेंगे। मेरी बहन जो हमारी बहन कावरे हमको साथ देगी, संजय उइके जी हमारे साथ रहेंगे, तामलाल जी सारे हमारे साथ रहेंगे, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब हमारे साथ रहेंगे, कावरे जी और गौरी शंकर तो है ही। प्रस्ताव भी पारित होगा तो और हमारे अरविंद काकोड़े जी हमारे साथ हैं। हम हमारे सिवनी के विधायक मुनमुन राय हमारे साथ हैं। 8 रन बाद 1 से पास होगा साहब, वो अकेला रह जाएगा, अभ्यारण्य नहीं बनेगा। अभ्यारण्य बनेगा तो गौरी शंकर। वारासिवनी क्षेत्र के मेहदीवाड़ा अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 में चल रहा नल जल योजना का कार्य 1 माह से रुका हुआ है। इस वार्ड में पीएचई विभाग द्वारा बकायदा पानी का टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, मगर ठेकेदार के द्वारा टंकी का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। ठेकेदार द्वारा क्यों कार्य को अधूरा छोड़ा गया है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर इस वार्ड में रहने वाले लोगों के माथे पर बल पड़ गया है। उनका कहना है कि आगामी 2 से 3 माह बाद पुनः गर्मी का मौसम आ जाएगा। ऐसे में उन्हें फिर से एक बार पीने की पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पद्मेश 24/7 को दिलीप मलगाम ने बताया कि लगभग 40 से 50 दिन हो गए टंकी का निर्माण कार्य बंद है। ग्राम में पाइपलाइन तो बिछ चुकी है, मगर टंकी का निर्माण अगर शीघ्र प्रारंभ नहीं हुआ तो हमें इस बार फिर से गर्मी के मौसम में अपनी प्यास बुझाने के लिए अन्य स्रोतों पर आश्रित होना पड़ेगा, मगर हमारे वार्ड नंबर 1 में मीठा पानी नहीं है। ऐसे में हैंडपंप से जो पानी प्राप्त होता है उसके सहारे हमें गर्मी का मौसम काटना पड़ेगा। हालांकि अधिकांश हैंडपंप अभ्रक युक्त पानी उगल रहे हैं। समस्या कुछ है? पानी की समस्या तो यहाँ हम सालों से देखते आ रहे, जब से हमारा जन्म हुआ है यहाँ पानी की समस्या बहुत जारी है। और ये टंकी का निर्माण जो हो रहा है कम से कम आज 4-6 महीना हो गया है और फिर यहाँ काम बंद पड़ा है, यहाँ ठेकेदार नहीं है
और मार्च तक जाएगा ऐसा वैसा बोल रहे हैं, और यहाँ काम बंद पड़ा है तो मार्च तक कैसे पानी मिलेगा हमको। तो क्या बोलते हैं ठेकेदार के साथ क्या? अब ठेकेदार तो यहाँ है नहीं है, अब क्या मार्च को चालू हो जाएगा, पानी चालू हो जाएगा, यही बोल रहे हैं ठेकेदार लोग और उनके वर्कर जो यहाँ काम करते हैं वो लोग। तो वर्कर लोग काम कर रहे हैं क्या अभी? अभी नहीं, अब चले गए, यहाँ पे है ही नहीं। यानी ये माना जा सकता है कि भाग गए सब? हाँ, अभी सब भाग गए यहाँ से। अभी फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से? पानी की व्यवस्था यही है कि कुआं है, यहाँ से लेते हैं, हेडपम्प जब तक देता है साथ तो वहाँ से लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत। तो हेडपम्प भी खराब है क्या? हेडपम्प भी खराब हो जाते हैं कभी कभी, अभी तो चालू है हेडपम्प खराब। वहीं राइस मिल संचालक गुलेश कटरे ने बताया कि इस वार्ड में पानी की काफ़ी समस्या है। उनकी मिल में इसी वार्ड के कई लोग कार्य करते हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में पानी टंकी का कार्य रुकने की वजह से उन्हें काफ़ी चिंता हो रही है। विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाते हुए पूर्ण करवाना चाहिए। बहुत परेशानी है इंडिया में। मेरे यहाँ लेबर आते हैं, उन लोग को 1-2 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता है। भविष्य में पानी की समस्या अगर हल नहीं हुई तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा मजदूरों के लिए। गुनेश भाई ये बताएं, ठेकेदार ने काम बंद कर दिया कहते हैं? ठेकेदार ने सुनने मिल रहा है मुझे भी काम बंद कर दिया करके। ऐसी परिस्थिति में फिर आप लोग का कोई दायित्व नहीं बनता कि अपन शिकायत करें? बिल्कुल करना चाहिए और ठेकेदार ने काम भी करना चाहिए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सूर्य प्रकाश सूर्यवंशी से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो ठेकेदार टंकी का कार्य में लगा है उसके कर्मचारी उत्तर प्रदेश व बिहार के हैं जो किसी कार्य से अपने घर गए हुए हैं। वे ठेकेदार से इस संबंध में चर्चा करेंगे और टंकी का शीघ्र निर्माण करवाएंगे। हालांकि टंकी लगभग बन चुकी है। वहीं उन्होंने इसी वार्ड नंबर 1 के हैंडपंप भी सुधार दिए हैं। आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगिनियों की विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग संगठन बीते एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन जिला अस्पताल परिसर में 23 दिसंबर से हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार भी नहीं चाहती कि किसी को उसके काम का पैसा ना दे। दरअसल स्थानीय स्तर पर अधिकारी वर्ग व्यवस्थाओं को गड़बड़ करते हैं। श्रीमती बिसेन ने आगे कहा कि अधिकारियों को उनके काम की याद दिलाना पड़ता है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने आशा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ये आशा कार्यकर्ताओं का हक है कि वे अपनी मांग रख सके। आशा कार्यकर्ताओं की प्रशासकीय और स्थानीय मांगे हैं लेकिन इनका समाधान नहीं निकल पा रहा है। आपको बता दें कि जिले भर में आशा उषा कार्यकर्ता नियमित रूप से मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं के अलग अलग संगठन इन मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों जिला अस्पताल के निरीक्षण में पहुंचे आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे से भी आशा कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया था। श्रीमती बिसेन ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास किया जाएगा। ऐसा है कि आशा कार्यकर्ता की जो स्थानीय मांगे हैं और उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र की जो मांगे वो मांगे पूरी नहीं हुई है और उसके लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। कुछ प्रशासकीय भी ऊपर की जो मांगे हैं वो भी है, स्थानीय भी मांगे हैं। ये मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता था कि इनके बीच में जाके इनसे बात करूँ कि क्या बात है, कैसे बैठे हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि जो इनकी स्थानीय मांगे हैं वो पूरी करे कलेक्टर साहब, क्योंकि वास्तव में आशा कार्यकर्ता बहुत मेहनत करती है, घर घर जाती है, लेकिन ना उनका क्या है कि उसका जो समाधान नहीं हो पाता उनकी समस्या का और बहुत परेशान होती है। इसलिए मैं उनके बीच में आई हूँ कि उनकी समस्या का समाधान हो। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आशा उषा सहयोगिनी को साल 2006 में नियुक्त किया गया था, लेकिन आज भी उन्हें किसी तरह का मानदेय नहीं मिला है। संगठन ने मांग रखी है कि आशा पर्यवेक्षक को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए।
आशा सहयोगी को 15,000 और आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये मानदेय दिया जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को उनके कार्य की राशि टुकड़ों में न दी जाए सहित अन्य मांगे रखी। शासन से ये मांग है कि हम आशाओं को नियमित किया जाए और जो हमारा मंथली पैसा रुका हुआ है वो सारा सभी आशाओं को दिया जाए। लालबर्रा नगर मुख्यालय की बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण कर दुकानों को संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण यातायात बाधित होने के साथ ही आमजनों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग के द्वारा 30 दिसंबर को मानपुर सर्राठी नदी पुल से मजार तक हाईवे रेलवे मार्ग पर सीमांकन कर अतिक्रमण क्षेत्र को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। साथ ही जिन दुकानदारों का चिन्हित स्थान तक अतिक्रमण पाया गया है उनका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि नगर मुख्यालय के हाईवे मार्ग एवं हाई स्कूल मार्ग पर अतिक्रमण होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है एवं इसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी को शिकायत कर उक्त मार्गों में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने की मांग की गई थी, जिसके बाद एसडीएम वारासिवनी के द्वारा 29 दिसंबर को तहसीलदार लालबर्रा को पत्र जारी कर लोक निर्माण विभाग एमपीआरडीसी के संयुक्त रूप से लालबर्रा मुख्य मार्ग के दोनों ओर का निरीक्षण कर राजस्व प्रेरकों के अनुसार मौके पर लाल चूने से अतिक्रमण क्षेत्र चिन्हांकित करने की कार्यवाही करने को कहा गया था, जिसके परिपालन में 30 दिसंबर को राजस्व लोक निर्माण विभाग एवं एमपीआरडीसी के द्वारा निरीक्षण मार्ग के बीच 30-30 फीट का नाप कर अतिक्रमण क्षेत्र को लाल रंग से चिन्हित किया गया है। राजस्व विभाग के द्वारा अपने पूरे अमले के साथ जब हाईवे मार्ग पर कड़ी व जरी लेकर पहुंचे तो अतिक्रमणकारी उन्हें देखते नजर आए और उन्हें लगा कि आज प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे उन्हें लगा कि आज हम लोगों का अतिक्रमण टूट जाएगा, परंतु राजस्व विभाग के द्वारा सिर्फ नाप झोंक कर अतिक्रमण क्षेत्र को चिन्हित करने की बात कही गई तो उन्होंने कुछ राहत की सांस ली। अगर प्रशासन के द्वारा हाईवे मार्ग पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की जाती तो अधिकांश दुकानों को तोड़ा जा सकता था। एसडीएम केसी बोपचे से दूरभाष पर हाईवे मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ने एवं चिन्हांकन करने के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत नरोड़ी के लुकुटोला और नारवांज पार के मध्य जंगल में स्थित तालाब के ऊपर खेत में 30 दिसंबर की दोपहर दिन दहाड़े एक बाघ ने गाय का शिकार कर लिया, जिसकी सूचना दोपहर करीब 3 बजे ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो खेत में नमी होने के कारण बाघ के पंजे स्पष्ट देखे गए, जिसकी खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके साथ पुनः गांव में बाघ की दहशत एक बार फिर से व्याप्त हो गई, जिसमें वन विभाग के द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरोड़ी के लुकुटोला नारवांज पार के बीच घना जंगल है, जिसके बीच में तालाब के ऊपर लोगों के खेत लगे हुए हैं, जहां पर बाघ के द्वारा लुकुटोला निवासी मुन्नालाल पुसाम की गाय का शिकार किया गया, जिसे उसने सुबह चरने के लिए छोड़ा था, जो चारा चर रही थी। इस दौरान बाघ के द्वारा सुबह करीब 11 बजे गाय का शिकार किए जाने की बात कही जा रही है, जिससे ग्रामीणों ने 3 बजे देखा और इसकी जानकारी उसके द्वारा वन विभाग सहित ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों में और ज्यादा दहशत व्याप्त हो गई है कि बाघ अभी भी उनके ग्राम के आसपास ही घूम रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही करिया टोला से नारवांज पार्क बाघ द्वारा एक जंगली सुअर का शिकार किया गया था, जिसके बाद यह उसका दूसरा शिकार है। ऐसे में ग्रामीण पहले से ज्यादा डरे हुए हैं। इस दौरान शिकार की सूचना मिलते ही मौके पर जाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिन्हें मौके पर पहुंचे वन विभाग ने अमले द्वारा काबू कर मामले का पंचनामा कार्रवाई की। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान डिप्टी रेंजर सुरेंद्र चिचखेड़े ने बताया कि पदमार्ग को देखकर संभावना बाघ की लगाई जा रही है, जिसने मुन्नालाल पुसाम की गाय का शिकार कर लिया है। उक्त मामले में आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर कौन सा हिंसक प्राणी है इसकी जानकारी स्पष्ट करने के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। शासन के निर्देश पर गत 28 नवंबर से लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समितियों के द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है, साथ ही परिवहन भी किया जा रहा है, परंतु परिवहन के दौरान ट्रक चालकों के द्वारा लगातार अनेक प्रकार की चोरियां प्रकाश में आ रही है।
इन चोरियों के संबंध में अनेक बार उनके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर अवगत भी करवा दिया गया है, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ट्रक चालक व ट्रांसपोर्ट मालिक के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण ट्रक चालकों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं और परिवहन के दौरान धान चोरी कर समितियों को चूना लगाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी व अधिकारी मानसिक रूप से परेशान हैं। साथ ही शासन प्रशासन के प्रति उनमें आक्रोश भी व्याप्त है। इसी तरह का एक मामला लालबर्रा से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत घोटी सेवा सहकारी समिति के उपकेंद्र टेंगनीकला में खरीदी की गई धान का 30 दिसंबर को ट्रक क्रमांक MP 22H1066 से परिवहन होने के बाद उक्त धान को सिवनी मार्ग से औलिया कनार के नहर के समीप से स्थित वेयर हाउस में लाया गया था। इस दौरान ट्रक चालक के द्वारा 8 बोरियों से धान चोरी कर ली गई थी, जिसके कारण वजन कम होने पर सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक LK पटले सहित अन्य कर्मचारियों के साथ गोदाम पहुंचे तो देखा कि ट्रक चालक ने 8 धान की बोरियों में से किसी बोरी से 20, किसी बोरी से 25 किलो और किसी बोरी से 30 किलो धान यानी करीब 2 क्विंटल धान चोरी कर लिया था। जिसके बाद ट्रक चालक को रोका गया तो उक्त स्थान से वह वहां से ट्रक लेकर भाग गया, जिसका पीछा करते हुए कर्मचारियों ने ट्रक को रोककर चालक को बकोड़ा में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने सेवा सहकारी समिति घोटी प्रबंधक LK पटले की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है एवं ट्रक को थाने में लाकर खड़ा कर दिया गया है। वहीं सेवा सहकारी समिति घोटी के कर्मचारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य जारी है और धान का परिवहन भी किया जा रहा है, परंतु ट्रक चालक के द्वारा लगातार परिवहन के दौरान धान की चोरियां की जा रही है, जिसकी शिकायत लगातार हमें मिल रही है और वजन कम होने पर उसकी भरपाई हम लोगों को करना पड़ता है। धान खरीदी के मामले में ट्रक ड्राइवर द्वारा धान चोरी का मामला दिनांक 24 को घोटी सोसाइटी से ट्रक रवाना हुआ। ट्रक ड्राइवर द्वारा दूसरे दिन उसका काटा कराया गया, जिसमें 3 कुंटल 85 किलो साटे जाए। उसके बाद कल दिनांक 30 तारीख को कल 29 तारीख को फिर एक ट्रक टेंगनीकला से रवाना हुआ और ड्राइवर वही था। उसमें उसी की गाड़ी में फिर 1 कुंटल 35 किलो माल साटे जाए। तो मुझे संदेह हो गया और उस ट्रक को मैंने कर्मचारी को बता करके गोडाउन में खाली करवाने से रुकवा दिया। धान कम, इस गाड़ी में पहले घोटी की भी धान आई कम भरी, फिर आज भी कम भरी, तो सब कर्मचारी अपन एकजुट हुए और ऊपर चढ़ के देखे तो माल कम हो रहा था। उनको भी बताया, मुनीम जी को, वो भी आए देखे उनने भी। उनने सेठ से बात की तो सेठ जी ने बोले, ट्रक मालिक ने, कि मैं उसके वेतन से काट के तो पैसे दिला दूंगा, पैसे दे दूंगा बाला हटा के, तो ऐसा बोले हैं। तो और फिर पंचनामा बनाया अपन ने प्रूफ के लिए। ड्राइवर को गाड़ी रोकने बोले तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया और भगते ही भगा। उसके पीछे दौड़े तो बकोड़ा में मिला, उसको पकड़ के लाए। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान अमित भावसागर ने बताया कि सेवा सहकारी समिति घोटी के प्रबंधक ने थाने में शिकायत की थी कि धान का परिवहन के दौरान ट्रक चालक के द्वारा धान की चोरी की गई है, जिस पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है एवं ट्रक को थाने में लाकर खड़ा कर उसके मामले की जांच की जा रही है। लामता वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत घुनाड़ी में तेंदुए के हमले से घुनाड़ी निवासी तोप सिंह पिता सुन्नू इनवाती उम्र 42 वर्ष की मौत हो गई। बताया गया है कि तोप सिंह खेत में बने मकान में रहता था, जहां पर कुछ बकरियां भी कमरे में थी। प्रतिदिन की तरह 29 दिसंबर की रात्रि को भी खाना खाकर रहने के लिए वह गया हुआ था, लेकिन सुबह मृतक के पुत्र द्वारा देखा गया कि मृतक खून से लथपथ अवस्था में है। पुत्र ने तत्काल परिवार वालों को इसकी जानकारी दी, जिस पर परिजनों द्वारा तत्काल चांगुटोला पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिस पर चांगुटोला पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं मृतक के शरीर में पाया गया कि गले एवं छाती में नाखून और दांत के निशान हैं। चांगुटोला पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक का शव पंचनामा कर लामता स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं उत्तर सामान्य वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी प्रशांत साकरे ने दूरभाष में जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम घुनाड़ी निवासी तोप सिंह इनवाती के शरीर में कुछ निशान पाए गए हैं
वन विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण करने पर तेंदुआ के पंजों के निशान तालाब में पाए गए हैं, जिससे पुष्टि होती है कि तेंदुआ के हमले से तोप सिंह इनवाती की मौत हुई है। वारासुनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी में 26 दिसंबर से प्रारंभ 4 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन 29 दिसंबर को किया गया, जिसमें दिल्ली की टीम विजेता रही है। आपको बता दें कि विगत 6 वर्षों से ग्राम पंचायत कायदी में संजय वॉलीबॉल क्लब कायदी के अध्यक्ष जितेंद्र नगरगढ़े के द्वारा ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ग्राम कायदी में जिले का सबसे बड़ा वॉलीबॉल मैच ग्राम कायदी में आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शकों की उपस्थिति देखी जाती है। इस वर्ष भी ऐसा ही नज़ारा देखने मिला, जहां अपार संख्या में खेल प्रेमियों की भीड़ थी। इस बार अन्य राज्यों की महिला वर्ग की 6 वॉलीबॉल टीम और पुरुष वर्ग की 8 वॉलीबॉल टीमों ने भाग लिया। इस बार 2022 के टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हुआ जहां महिला व पुरुषों की टीमें जो एक ही जगह पर दिल्ली से आई हुई थी, जिन्होंने ग्राम कायदी के वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। 29 दिसंबर को महिला वर्ग में पहला सेमीफाइनल मैच नागपुर वर्सेस आगरा के मध्य खेला गया, जिसमें नागपुर की टीम विजय होकर फाइनल में पहुंची। वहीं द्वितीय सेमीफाइनल मैच दिल्ली वर्सेस रायपुर के मध्य खेला गया, जिसमें दिल्ली की महिला की टीम विजय हुई। इसके बाद फाइनल मैच का भव्य आयोजन नागपुर वर्सेस दिल्ली के मध्य खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम ने 5 सेट टूर्नामेंट में लगातार 3-0 से विजयश्री हासिल कर ली और महिला वर्ग का टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इसी तरह पुरुष वर्ग में पहला सेमीफाइनल मैच CISF रांची व गुजरात के मध्य खेला गया, जिसमें CISF रांची की टीम ने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं द्वितीय सेमीफाइनल मैच CRPF दिल्ली वर्सेस साई रायबेली के मध्य खेला गया, जिसमें CRPF दिल्ली की टीम ने जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। जिसके बाद रात्रि में हजारों की संख्या में फाइनल मैच देखने आए महिला, पुरुष, बच्चों तथा अन्य जिलों से आए खेल प्रेमियों के बीच यह टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुरू किया गया, जिसमें CRPF दिल्ली वर्सेस CISF रांची के मध्य यह मैच खेला गया, जिसमें 5 सेट में मैच खेले गए, जिसमें रांची की टीम ने प्रथम सेट जीता। जिसके बाद लगातार 3 सेट CRPF दिल्ली की टीम जीतकर ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इस दौरान मंचासीन अतिथि श्रीमती रेखा जितेंद्र नागरगढ़े, सरपंच ग्राम पंचायत कायदी, विशेष अतिथि लक्ष्मीकांत हरिणखेड़े, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधेलाल भोयर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा महिला वर्ग में दिल्ली की टीम को प्रथम पुरस्कार 21,000 व द्वितीय पुरस्कार नागपुर की टीम को 15,000 रुपये दिया गया। वहीं पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार दिल्ली की टीम को 25,000 रुपये एवं सिल्ड तथा द्वितीय पुरस्कार रांची की टीम को 15,000 रुपये। एक बार फिर देखना इसमें फायदा किसे मिलता है और केवल राठी से मेरे देखते हैं।